सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत फिर आप सभी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवा, रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के बारे में बता दिया था। कौन कौन से फेज होते हैं, जिसके अंतर्गत 3 फेज होते हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। कौन कौन सा फेज हार्मोन के कंट्रोल में होता है, कौन सा फेज नर्वस कंट्रोल में होता है, ये जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली थी। तीसरे जूस का रेगुलेशन अपन को पढ़ना है, जिसका नाम है पेनक्रिएटिक जूस। तो अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। इसको प्योर प्रैक्टिकली वे में अब आपको समझाने की कोशिश करूं। मेरे पसंद का खाना मेरे सामने रखा हुआ है, उसको मैं खाने वाला हूं, परंतु 10 मिनट के लिए रेस्ट्रिक्शन है। मेरा क्वेश्चन है यहां पर, क्या मेरे पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर मैंने 10 मिनट बाद खाना खाना स्टार्ट कर दिया, अभी खाना ओरल कैविटी में है, क्या पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा? कंडीशन नंबर 3, मैंने खाना खा लिया, 15 मिनट में मैंने फूड फिनिश कर दिया और सारा खाना मेरे स्टोमक में आ गया, क्या अब भी पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा? लास्ट नंबर 4, 2 घंटे बाद वह फूड स्टोमक को एम्प्टी करते हुए इंटेस्टाइन में पहुंच गया, क्या अब पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा? तो देखें, इस सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर है यस। सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर है यस। किस तरीके से सीक्रेशन होगा इसको समझें आप। किस तरीके से सीक्रेशन होगा, ये मान के चलें आप या मैं हैं, सीक्रेशन कराना है आपको पेनक्रिएटिक जूस का। ये स्टोमक हो गया और स्टोमक के जस्ट बैक साइड में होता है पेनक्रियाज। अपन डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। ये इनके सामने खाना रखा हुआ है, वही कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, साथ में नान भी है, फ्रूट रायता भी है। ये इसको देख रहे हैं, अभी खाना खाना स्टार्ट नहीं किया है, ये इसको देख रहे हैं, क्या पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा? आंसर है यस। किस तरीके से होगा? यह खाने को देख रहे हैं, इनकी पसंद का खाना है, यहां से सेंसरी नर्व एंडिंग ब्रेन में इंपल्स लेकर जाएंगे और ब्रेन को बताएंगे कि तुम्हारी पसंद का खाना सामने रखा हुआ है। ब्रेन से वापस से स्टिमुलेशन मिलेंगे जो पेनक्रियाज को मिलेंगे और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा। केवल और केवल खाने को देखने पर पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन हुआ, मान के चलें मात्र 50 ml। कितना सीक्रेशन हो गया? 50 ml। इसके बाद इन्होंने 10 मिनट बाद खाना स्टार्ट कर दिया, खाना ओरल कैविटी में आ गया, क्या ओरल कैविटी में फूड के आने पर पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा? तो आंसर है यस। यहां पर जैसे ही फूड के पार्टिकल चिक के अंदर पाए जाने वाले नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करेंगे, यहां से इंपल्स वापस से ब्रेन में पहुंचेंगे सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, और यहां पर ब्रेन सिग्नल भेजेगा जिससे पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा। तो जब फूड माउथ के अंदर होगा, क्या तो भी सीक्रेशन होगा? मान के चलें यस, सीक्रेशन होगा, 50 ml होगा। पहला सरकमस्टांस अपन ने रख दिया, खाना सामने रखा हुआ है, अभी खाना स्टार्ट नहीं किया है। दूसरी कंडीशन अपन ने रख दी कि खाने को खाना स्टार्ट कर दिया है, ओरल कैविटी में है, दोनों ही अवस्था के अंदर पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन हो रहा है। यह पहला फेज है जहां से पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और इस पर्टिकुलर पहले फेज को नाम देते हैं अपन सिफेलिक फेज। पहले फेज को नाम देते हैं अपन सिफेलिक फेज।
सिफेलिक फेज में दो तरह के रिफ्लेक्स आपके सामने हो गए। एक वो रिफ्लेक्स हो गया जिसमें खाना सामने रखा हुआ है, अभी खाना स्टार्ट नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि आपने कंडीशन रखी है। इसका मतलब है कि आपने कंडीशन रखी है। इसको तो अपन नाम देंगे कंडीशनल रिफ्लेक्स। इसको तो अपन नाम देंगे कंडीशनल रिफ्लेक्स। ध्यान हो तो कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, खाने को देखकर, सोचकर और खाने के बारे में सुनकर पर्टिकुलर जूस का सीक्रेशन होता है। फिर खाना खाना आपने स्टार्ट कर दिया, इसको अपन ने नाम दिया था अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। इसको अपन ने नाम दिया था अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। इन सरकमस्टांस के अंदर पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन हुआ, चूंकि यह पूरी तरीके से नर्वस कंट्रोल में, चूंकि यह पूरी तरीके से नर्वस कंट्रोल के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको सिफेलिक फेज नाम दिया जाता है। इसीलिए इसको सिफेलिक फेज नाम दिया जाता है। आगे बढ़े। अब आप, खाना फिनिश हो गया, अब खाना पहुंच गया स्टोमक में, क्या पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा? खाना जैसे ही स्टोमक में पहुंचा है, इसका मतलब है दूसरा फेज स्टार्ट हो गया है, और इस दूसरे फेज का नाम है गैस्ट्रिक फेज। जब फूड स्टोमक में आ जाता है तो इस पर्टिकुलर फेज को नाम देते हैं अपन गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज का मतलब है फूड इज इन स्टोमक। गैस्ट्रिक फेज का मतलब है फूड इज इन स्टोमक। क्या पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा? तो देखो, ये फूड जब स्टोमक में आएगा तो स्टोमक के पाइलोरस सेंट्रम में पाई जाती हैं जी सेल, और जी सेल सीक्रेट करेंगी गैस्ट्रीन हार्मोन। चूंकि ये हार्मोन है तो सीधा जाएगा ब्लड में, और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचेगा पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा पेनक्रिएटिक जूस के लिए। ये चर्चा अपन कर चुके हैं जी सेल के बारे में। गैस्ट्रीन हार्मोन दो पर्टिकुलर पार्ट या ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, एक तो स्टोमक को स्टिमुलेट करता है और साथ में पेनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है। तो जब खाना स्टोमक के अंदर होगा तो भी पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा। अपन मान के चलें मुश्किल से हो गया 100 ml, मुश्किल से हो गया 100 ml। यह जो 100 ml सीक्रेशन हुआ है, यह किसके अंडर कंट्रोल में हुआ है? आंसर आपको देना है हार्मोनल कंट्रोल में हुआ है। इट वर्क्स अंडर हार्मोनल कंट्रोल। कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक फेज में भी गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कराता है? आंसर है गैस्ट्रीन हार्मोन, विच हैज बीन रिलीज फ्रॉम स्टोमक, ट्रांसपोर्टेड इनटू द पेनक्रियाज वाया ब्लड एंड स्टिमुलेट द पेनक्रियाज फॉर पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेशन। इसके 2 घंटे बाद खाना इंटेस्टाइन में आ गया, और फूड का इंटेस्टाइन में आना, इसका मतलब है कौन सा फेज स्टार्ट हो गया? आंसर है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज का मतलब हो गया फूड इज इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल फेज का मतलब हो गया फूड इज इन इंटेस्टाइन। अब तो बात करें मैक्सिमम जूस का सीक्रेशन होगा। देखो, जैसे ही फूड के पार्टिकल ड्यूडिनम में आएंगे, आपको ध्यान होगा यहां जी सेल और कुछ ग्लैंड होती हैं, इनसे सीक्रेशन होगा गैस्ट्रीन हार्मोन का, गैस्ट्रीन हार्मोन का, कोलिसिस्टोकाइनिन का और सीक्रेटिन का। गैस्ट्रीन हार्मोन का, कोलिसिस्टोकाइनिन का और सीक्रेटिन का, इन सभी का सीक्रेशन होगा, और ये सारे के सारे सब्सटेंस पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर दौर में जहां पर खाना इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो मैक्सिमम सीक्रेशन होगा, और कॉमन सेंस वाली बात है, होना भी चाहिए। जब खाना इंटेस्टाइन में आ गया तो इंटेस्टाइन में खाने का पाचन होना है, और पाचन जूस से होना है। तो जितना मैक्सिमम जूस निकलता है पेनक्रिएटिक जूस, वह कौन से फेज में निकलता है? इंटेस्टाइनल फेज में। एग्जाम्पल से जोड़ें, 800 ml का सीक्रेशन हो गया इंटेस्टाइनल फेज में। टोटल करो, देखो 800, 900 और टोटल 1000 ml का सीक्रेशन हुआ है। इंटेस्टाइनल फेज में कौन कौन से सब्सटेंस है जो इसके सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? आंसर इज कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरा है सीक्रेटिन, और तीसरा अपन बोल सकते हैं गैस्ट्रीन।
दे ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। लास्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, पेनक्रिएटिक जूस के सीक्रेशन का इंटेस्टाइनल फेज हार्मोन के कंट्रोल में है या नर्वस कंट्रोल में? हार्मोन के कंट्रोल में है या नर्वस कंट्रोल में है? तो आपको आंसर देना है हार्मोनल कंट्रोल में। इस तरीके से पेनक्रिएटिक जूस के सीक्रेशन के 3 फेज होते हैं। खाना सामने रखा हुआ है, खाने को आप देख रहे हैं तो भी सीक्रेशन होगा, खाना खाना स्टार्ट कर दिया तो भी सीक्रेशन होगा, उसके बाद खाना स्टोमक में चला गया तो भी सीक्रेशन होगा, फिर इंटेस्टाइन में चला गया तो भी सीक्रेशन होगा। इस वजह से 3 फेज होते हैं इसमें। दीज आर द सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है, पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन, मैक्सिमम सीक्रेशन कौन से फेज में होता है? तो अगर नहीं पढ़ाया जाता तो भी गलत नहीं हो सकता था, आंसर आपको देना है इंटेस्टाइनल फेज में। अगला क्वेश्चन बनता है, पेनक्रिएटिक जूस के सीक्रेशन के लिए सिफेलिक फेज किसके अंडर कंट्रोल में होता है? हार्मोनल अंडर कंट्रोल में, नर्वस अंडर कंट्रोल के अंदर होगा या दोनों के अंडर कंट्रोल में होगा? तो सिफेलिक फेज हमेशा नर्वस कंट्रोल में होगा। पेनक्रिएटिक जूस का गैस्ट्रिक फेज हार्मोनल कंट्रोल में होगा और इंटेस्टाइनल फेज भी किसके अंडर कंट्रोल में होगा? आंसर है हार्मोनल अंडर कंट्रोल। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा एस्पेक्ट हो गया रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। क्या पढ़ाया है मैंने, देख लें आप। रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस के 3 फेज होते हैं। पहले का नाम है सिफेलिक फेज, जिसमें 2 तरह के रिफ्लेक्स होते हैं। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जो इनबॉर्न होता है, जन्मजात होता है, फूड इज इन माउथ, और फूड को देखकर, फूड इज नॉट इन माउथ, फूड को देखकर, सुनकर, सोचकर भी सीक्रेशन होगा पेनक्रिएटिक जूस का, दैट इज द कंडीशनल रिफ्लेक्स। दूसरा फेज गैस्ट्रिक फेज, यह अंडर हार्मोनल कंट्रोल होगा। ध्यान रखने वाली बात है, अंडर हार्मोनल कंट्रोल होगा यह पर्टिकुलर फेज। फूड इज इन स्टोमक, फूड इज इन स्टोमक, फूड स्टोमक के अंदर है। पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेशन अकर बाय द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रीन, क्योंकि स्टोमक से गैस्ट्रीन सीक्रेट होगा जो पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कराएगा, और मैक्सिमम सीक्रेशन होगा इस फेज में, जिसको अपन नाम दे रहे हैं इंटेस्टाइनल फेज। यह भी अंडर हार्मोनल कंट्रोल होगा। फूड इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है, लिखा है अपन ने मैक्सिमम पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेशन अकर बाय द इफेक्ट ऑफ हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? गैस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। गैस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है जिसका नाम है रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। तीनों का रिफ्लेक्स रेगुलेशन हो गया। पूरी उम्मीद की आपको समझ में आ गया होगा। देखो नॉर्मली होता यह है, खाने को आप देख रहे हो तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे जूस सीक्रेट होते हैं। समझने वाली बात यह है, खाना मेरे सामने रखा है, मेरी पसंद का, सैलाइवा भी सीक्रेट होगा, गैस्ट्रिक जूस भी होगा, पेनक्रिएटिक जूस भी होगा, बाइल भी होगा, सारे सीक्रेट होंगे। चूंकि सैलाइवा माउथ में है तो अपन को पता चल जाता है, बाकी अंदर है तो पता नहीं चलता। मैं फूड के बारे में सुन रहा हूं तो भी सारे जूसों का सीक्रेशन होगा। फूड माउथ में आ गया है तो भी सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा नर्वस कंट्रोल के द्वारा। तो इनको समराइज करके ये यदि तीनों जूसों का अंतर मैं बताऊं, सबसे पहले अपन बात करें सैलाइवा, जो अपन ने पढ़ा सैलाइवा। इसके बाद है गैस्ट्रिक जूस। तीनों में बनने वाले क्वेश्चनों को इस चार्ट के माध्यम से समराइज कराया जाए। और तीसरा है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस, अच्छा, तीनों के सीक्रेशन के 3 फेज हैं। तीनों के सीक्रेशन के 3 फेज हैं। पहले फेज का नाम है सिफेलिक फेज। पहला फेज है सिफेलिक फेज।
फूड या तो माउथ में है या सामने रखा हुआ है। दूसरे फेज का नाम है जब फूड स्टोमक में एंटर कर जाता है, तो इसको अपन नाम देते हैं गैस्ट्रिक फेज। और तीसरा फेज जब स्टोमक को लीव करके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो इस तीसरे फेज को अपन नाम देते हैं इंटेस्टाइनल फेज। तीसरे फेज का नाम है इंटेस्टाइनल फेज। सबसे पहले सलाइवा के बारे में बात करो तो स्टोमक में खाना जाने के बाद या इंटेस्टाइन में जाने के बाद सलाइवा का सीक्रेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि काम ही खत्म हो गया। सलाइवा के सीक्रेशन में तो केवल एक तरह का फेज होता है जिसका नाम है सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। तो मैक्सिमम सलाइवा का सीक्रेशन होगा सिफेलिक फेज में। मैक्सिमम सलाइवा का सीक्रेशन होगा सिफेलिक फेज में। यह किसके अंडर कंट्रोल में होता है तो समझा चुका हूं मैं, इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, यह नर्वस कंट्रोल में होता है। अच्छा, गैस्ट्रिक फेज, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन 3 फेज में होगा। क्या थोड़ा बहुत सिफेलिक फेज में भी होगा? यस, थोड़ा बहुत सिफेलिक फेज में भी होगा। आंसर सेम है, नर्वस कंट्रोल में होगा। अगला है, क्या पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन भी सिफेलिक फेज में होता है? यस, बिल्कुल होता है, अंडर नर्वस कंट्रोल में होता है। फिर गैस्ट्रिक जूस का मैक्सिमम सीक्रेशन गैस्ट्रिक फेज में होता है। ध्यान हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, यह नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल दोनों के अंडर कंट्रोल में काम करता है। नर्वस कंट्रोल भी होता है और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। उसके बाद तीसरा मैंने बताया था इंटेस्टाइनल फेज। शुरुआत में तो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन बढ़ता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रीन और बाद में कम हो जाता है। तो ये जो तीसरा वाला फेज है इसमें नर्वस सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, यह पूरी तरीके से हार्मोनल कंट्रोल में होता है। यह अंडर हार्मोनल कंट्रोल में होता है। अभी अभी अपन ने पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन पढ़ा। क्या जब खाना स्टोमक में आ जाएगा तो भी पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा? यस, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रीन, और यह अंडर हार्मोनल कंट्रोल होगा। यह अंडर हार्मोनल कंट्रोल होगा। और मैक्सिमम सीक्रेशन तो इंटेस्टाइनल फेज में होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन और गैस्ट्रीन की वजह से, और यह भी पूरी तरीके से हार्मोनल कंट्रोल में होगा। तो ये इनकी समरी है, ये इनकी समरी है। बनने वाले क्वेश्चन में पूछ लेता हूं, द मैक्सिमम सलाइवरी सीक्रेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज? सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। तो ये फेज तो है ही नहीं, एक ही आंसर आएगा, आंसर इज सिफेलिक फेज। सलाइवा का सीक्रेशन, आंसर इज सिफेलिक फेज। द मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज? आंसर है गैस्ट्रिक फेज। मैक्सिमम सलाइवरी सीक्रेशन अकर, आंसर है सिफेलिक फेज। मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन अकर, आंसर है गैस्ट्रिक फेज। मैक्सिमम पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेशन अकर, आंसर है इंटेस्टाइनल फेज। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लगाकर ये आंसर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन बनेगा, सलाइवरी सीक्रेशन या गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन या पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेशन में जो सिफेलिक फेज होता है वह किसके अंडर कंट्रोल में होता है, हार्मोनल या नर्वस? हार्मोनल या नर्वस? तो सभी का एक ही आंसर है कि सर ऑल आर अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस। तीनों जूस का सीक्रेशन का सिफेलिक फेज नर्वस कंट्रोल में होता है। अब आप गैस्ट्रिक जूस पे आ जाएं। गैस्ट्रिक जूस का गैस्ट्रिक फेज, यही याद रखना है आपको, सिर्फ एक ही याद रखना है, मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा। गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन का गैस्ट्रिक फेज हार्मोनल कंट्रोल में भी होता है और नर्वस कंट्रोल में भी होता है। हार्मोनल और नर्वस दोनों अंडर कंट्रोल में होता है। उसके अलावा इंटेस्टाइनल फेज, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन का हो
या पेन क्रिएटिक जूस के सीक्रेशन का हो, ये सारे के सारे किसके अंडर कंट्रोल में होते हैं? हार्मोनल अंडर कंट्रोल। इज दैट क्लियर? तो देखो ध्यान रखने वाली बात, सलाइवा का सीक्रेशन होगा नर्वस कंट्रोल में। गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस या सलाइवा का जो सिफेलिक फेज है वो किसके अंडर कंट्रोल में होगा? आंसर है नर्वस कंट्रोल में होगा। बाकी सारे के सारे फेज हार्मोनल कंट्रोल में, सारे के सारे फेज हार्मोनल कंट्रोल में है, छोड़कर एक को, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन का गैस्ट्रिक फेज, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन का गैस्ट्रिक फेज हार्मोनल कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल है या दोनों है? तो इसका आंसर आएगा दोनों। इज दैट क्लियर? ये तो तीनों के तीनों जूस का जो रिफ्लेक्स रेगुलेशन था ये उसकी समरी हो गई। अब कुछ हार्मोन के अंतर्गत बनने वाले क्वेश्चनों को भी बात कर लें अपन। कुछ हार्मोन हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए, जैसे कि गैस्ट्रीन हार्मोन, उसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन है सीक्रेटिन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, या फिर चौथा ही ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं GIP। चलें क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को हटा दें। ये ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? आ रहा होगा आंसर। नंबर 2, which of the following substance is responsible for the secretion of pancreatic juice? पेनक्रिएटिक जूस के सीक्रेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन नंबर 3, which of the following substance is responsible for the secretion of bile from liver and gallbladder? From liver and gallbladder. Question number 4, which of the following substance is not responsible for the inhibition of gastric juice? Which of the following substance is not responsible for the inhibition of gastric juice? Question number 5, which of the following substance is not responsible for gastric emptiness? स्टोमक को खाली कराने में कौन से सब्सटेंस का रोल नहीं है? चलें अब ये ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सब्सटेंस गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ी आपके दिमाग में। आंसर है गैस्ट्रीन। पहले क्वेश्चन का आंसर है गैस्ट्रीन, बोले तो आंसर इज ए। इज दैट क्लियर? कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन तो है नहीं। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस? क्या गैस्ट्रीन है? यस। क्या कोलिसिस्टोकाइनिन है? यस। क्या सीक्रेटिन है? यस। ऑल ऑफ देम। तो यहां पर इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर आप देना चाहेंगे डी, सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल हैं। सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल हैं। अब यदि मैं इस डी ऑप्शन को चेंज कर दूं और इसकी जगह मैं लिख दूं GIP, इसकी जगह लिख दिया जाए GIP, बोले तो गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। और अब मैं क्वेश्चन पूछूं, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन निम्न में से किसके द्वारा होगा? आंसर इज सेम ए। पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन इनमें से किसके द्वारा होगा? सबके द्वारा होगा।
सबके द्वारा होगा, बट ऑल ऑफ देम तो है ही नहीं। अब इसका मतलब है इनमें से उसका चुनाव करना है जिससे सर्वाधिक पेन क्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होगा, और सर्वाधिक पेन क्रिएटिक जूस का सीक्रेशन सीक्रेटिन से होगा। सर्वाधिक पेन क्रिएटिक जूस का सीक्रेशन सीक्रेटिन से होगा। तो यदि ये ऑप्शन आ जाए तो पेन क्रिएटिक जूस के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है सीक्रेटिन। तब आपको आंसर देना है सी। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ बाइल। तो देखो, गैस्ट्रीन तो कई क्लासों में डिस्कस कर लिया, कभी नहीं लिखाया मैंने कि ये बाइल का सीक्रेशन कराएगा। ये तीनों कराते हैं। अब ये ऑल ऑफ देम तो है नहीं, तो सर्वाधिक बाइल का सीक्रेशन गॉल ब्लैडर और लीवर से कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या रेस्पॉन्सिबल है? कोलिसिस्टोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। बाइल का सीक्रेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल सब्सटेंस कौन सा है? आंसर है कोलिसिस्टोकाइनिन। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? नॉट रेस्पॉन्सिबल, GIP पढ़ लिया अपन ने, इनहिबिट करेगा। सीक्रेटिन इनहिबिट करेगा, गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करेगा। कोलिसिस्टोकाइनिन इनहिबिट करेगा, गैस्ट्रीन नहीं, स्टिमुलेट करेगा। गैस्ट्रीन स्टिमुलेट करेगा। और यही पूछ रहा है कि कौन है जो इनहिबिट नहीं करता, तो गैस्ट्रीन नहीं करता। आंसर इज ए। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट इंक्रीज द गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस? निम्न में से कौन सा सब्सटेंस स्टोमक को खाली नहीं कराता? देखो, स्टोमक यदि जूस का सीक्रेशन बंद कर दे तो कॉमन सेंस की बात है वैसे ही खाली हो जाएगा। जब जूस का सीक्रेशन बंद होगा तभी तो खाली होगा। और जूस का सीक्रेशन कौन बंद करा रहा है? GIP, सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये तो सीक्रेशन बढ़ा रहा है। बताओ, सीक्रेशन बढ़ेंगे तो खाली थोड़ी होगा। तो ये तीनों खाली कराते हैं। ये रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन खाली नहीं कराता स्टोमक को? आंसर फिर से होगा ए। तो ये अलग अलग तरह के 5 मॉडिफाइड क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको मिल गया। अब यहां लास्ट में इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष ये है कि इन तीनों हार्मोन को आपको ध्यान रखना है, गैस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। गैस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन, ये तीनों के तीनों में से कौन है जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कराएगा? तो गैस्ट्रीन को तो याद रखना है गैस्ट्रिक जूस के लिए। गैस्ट्रिक जूस का मैक्सिमम सीक्रेशन कौन कराता है? गैस्ट्रीन। बाइल का सीक्रेशन और पेन क्रिएटिक जूस का सीक्रेशन, इनको अलग अलग यदि अपन याद रखें तो देखो, ये दोनों के दोनों सब्सटेंस बाइल का भी सीक्रेशन कराते हैं और पेन क्रिएटिक जूस का भी सीक्रेशन कराते हैं। बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ बाइल एंड पेन क्रिएटिक जूस, और स्टोमक के जूस को इनहिबिट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करते हैं और बाइल और पेन क्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कराते हैं। बट यदि ये अलग अलग आ जाएं, जैसे क्वेश्चन आए पेन क्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कौन कराता है? ऑल ऑफ देम। बट क्वेश्चन में चौथा ऑल ऑफ देम नहीं हो तो ज्यादा बेहतर आंसर क्या देंगे आप? तो सीक्रेटिन को जोड़ लो आप पेन क्रिएटिक जूस के साथ। सीक्रेटिन को जोड़ लो आप पेन क्रिएटिक जूस के साथ कि मैक्सिमम पेन क्रिएटिक जूस का सीक्रेशन कौन कराता है? आंसर है सीक्रेटिन। और मैक्सिमम बाइल का सीक्रेशन देखो, कोलिसिस्टो वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब गॉल ब्लैडर से संबंधित है।
तो मैक्सिमम बाइल का सीक्रेशन कौन कराएगा? कोलिसिस्टोकाइनिन। यदि क्वेश्चन आ जाए बाइल के सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन या बोथ, आंसर होगा बोथ। पेनक्रिएटिक जूस के लिए सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन, बोथ, आंसर होगा बोथ। ये दोनों सीक्रेशन कराते हैं, बट ये अलग अलग आ जाएं तो मोर करेक्ट कौन सा चुनना है आपको? तो पेनक्रिएटिक जूस के लिए तो आंसर होगा सीक्रेटिन, और लीवर गॉल ब्लैडर से बाइल के सीक्रेशन के लिए आंसर होगा कोलिसिस्टोकाइनिन, और स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा गैस्ट्रिन। इज दैट क्लियर? तो ये रिफ्लेक्स रेगुलेशन और ये हॉर्मोन्स के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन हो गया। ये चार्ट के माध्यम से मैंने सभी का रेगुलेशन आपको बता दिया। तो ये आपका तीसरा पोर्शन कंप्लीट होता है जिसका नाम था पेनक्रियाज एंड पेनक्रिएटिक जूस। 3 पोर्शन आपके बाकी, लीवर और गॉल ब्लैडर नंबर 1। नंबर 2 अपन बात करें, 3 जो पोर्शन बाकी हैं, पहला पोर्शन हो गया आपका ओरल कैविटी और सलाइवा, दूसरा हो गया ईसोफेगस, स्टोमक और गैस्ट्रिक जूस, तीसरा हो गया पेनक्रिया, चौथा लीवर और गॉल ब्लैडर, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन और छठा लार्ज इंटेस्टाइन। तो 3 पोर्शन हो गए, 3 पोर्शन बाकी हैं। अब उन बाकी पोर्शन में से जो पहला पोर्शन है वो अपन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लीवर और गॉल ब्लैडर। स्टार्ट करते हैं अपन लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर एंड गॉल ब्लैडर को स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखें, लीवर गॉल ब्लैडर अपन पढ़ें तो लीवर को पढ़ने के लिए एक तरीका अपनाते हैं अपन, इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो इसको 5 से 6 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ें अपन। सबसे पहला पोर्शन अपन पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ लीवर। पहला पोर्शन है एक्सटर्नल फीचर ऑफ लीवर। चलें, लीवर के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, आया हुआ क्वेश्चन है कि आपके मेरे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? आपकी मेरी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो आंसर है लीवर। पहली लाइन लीवर के बारे में जो आप सारे साथियों को पता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर जिसका वजन 65 से 70 किलो है, उसके लीवर का यदि वेट पता किया जाए तो वो लगभग होता है 1.5 केजी, यानी लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है लीवर 70 किलो वाले पर्सन के अंदर। अगले पॉइंट पर अपन बात करें, लोकेशन कहां होती है जी लीवर की? लोकेशन कहां पर होती है? राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है? तो सभी को पता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा। राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा। अगर 9 क्वाड्रेंट में से पूछा जाए कि लीवर कौन से एरिया को मैक्सिमम ऑक्यूपाई करता है, लीवर कौन से एरिया को मैक्सिमम ऑक्यूपाई करता है, इसका आंसर देना है आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन। कौन से एरिया को मैक्सिमम ऑक्यूपाई करता है? आंसर है एपिगैस्ट्रियम या एपिगैस्ट्रिक रीजन। जब 4 क्वाड्रेंट के बारे में से पूछा जाए तो आंसर देना है आपको राइट अपर क्वाड्रेंट। आंसर देना है राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। और जब 9 क्वाड्रेंट में से पूछा जाए और कहा जाए आपसे कि लीवर का मैक्सिमम हिस्सा कौन से रीजन को ऑक्यूपाई करता है, तो आंसर देना है आपको एपिगैस्ट्रियम। लीवर के शेप के बारे में बात करें तो यह भी सारे के सारे साथियों को पता है कि लीवर का शेप वेज शेप होता है। लीवर का शेप वेज शेप होता है। तो लीवर इन वेज इन शेप, वेज शेप को अपन देखें, ये होता है वेज शेप।
दैट इज द वेज शेप। तो लीवर वेज शेप का होता है। इस पर्टिकुलर शेप में अपन बात करें, देखें इस तरह का होता है लीवर। यहां पर समझिए आप, इस तरह का होता है लीवर। इसकी टोटल 5 सरफेस होती, आप समझे, इसकी टोटल 5 सरफेस होती हैं। एक वो सरफेस जो आपको दिख रही है आगे वाली, इसको बोलें एंटीरियर। एक वो सरफेस जो मुझे दिख रही है, इसको बोलें पोस्टीरियर। आपको जो दिख रही है एंटीरियर, मेरे बैक में जो है वो पोस्टीरियर। एक ऊपर वाली सुपीरियर, ऊपर वाली सुपीरियर, नीचे वाली इंफीरियर। नीचे वाली कौन सी होगी? इंफीरियर। और ये जो साइड वाली है इसका नाम है लेटरल। क्या नाम है? लेटरल। फिर से जाने आप, आपके जो आपको दिख रही है एंटीरियर, मेरे साइड वाली पोस्टीरियर, ऊपर वाली सुपीरियर, नीचे वाली इंफीरियर, और बगल वाली को बोलेंगे अपन लेटरल। तो यहां अपन अगर अगला वर्ड जाने इसके बारे में, अगला वर्ड जाने अपन सरफेस ऑफ लीवर। बोले तो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, सरफेस ऑफ लीवर। आंसर है देयर आर 5 सरफेस ऑफ लीवर। देयर आर 5 सरफेस ऑफ लीवर। कौन कौन सी हो गई? जो आपको दिख रही थी एंटीरियर, मुझे दिख रही थी पोस्टीरियर, ऊपर वाली सुपीरियर, नीचे वाली इंफीरियर, और साइड वाली को बोलेंगे अपन लेटरल। देयर आर 5 सरफेस ऑफ लीवर। ये जो सरफेस होती हैं, इनमें आप ऊपर वाली सरफेस से देखें, ऊपर वाली सरफेस से देखें तो आपको एक लिगामेंटम टेरीज देखने को मिलेगा। ऊपर वाली सरफेस से देखें तो बीच में आपको लिगामेंटम टेरीज, सुपीरियर सरफेस से देखोगे तो लिगामेंटम टेरीज मिलेगा। और ये लिगामेंटम टेरीज इस लीवर को 2 लोब में डिवाइड करता है। कौन सी सरफेस से देख रहे हो आप? सुपीरियर सरफेस से देख रहे हो। सुपीरियर सरफेस से देखने पर आपको पता चलता है कि लीवर के 2 लोब होते हैं। एक तो होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। दोनों में से बड़ा लोब कौन सा हो गया? आंसर है राइट लोब। द राइट लोब ऑफ लीवर इज मच लार्जर देन लेफ्ट लोब। सुपीरियर सरफेस से आप देख रहे हो तो लीवर के 2 लोब देखने को मिल रहे हैं, परंतु यदि इसको नीचे से देखो, इंफीरियर सरफेस से आप देखेंगे तो आपको लीवर के 4 लोब देखने को मिलेंगे। अब कौन कौन से होते हैं वो 4 लोब, इनको देख लें आप। यानी लोब्स ऑफ लीवर की बात कर रहे हैं अपन। सुपीरियर सरफेस से आप देख रहे हो तो एक लोब तो ये देखने को मिल रहा है, ये लिगामेंटम टेरीज है जिसकी अपन बात कर रहे थे। ये वाला राइट लोब हो गया जो बड़ा है, ये वाला लेफ्ट लोब हो गया। अगर इसको आप इंफीरियर सरफेस से देखें, अगर इसको आप इंफीरियर सरफेस से देखें तो देखें, यहां गौर करें आप। इंफीरियर सरफेस में एक तो ये वाला हो गया, यहां से ये तो हो गया राइट लोब, ये तो हो गया राइट लोब, ये वाला राइट लोब हो गया। इसकी अपन बात करें जो स्मॉल है, शॉर्ट है, ये लेफ्ट लोब हो गया। इंफीरियर सरफेस से देख रहे हैं। इसके अलावा 2 लोब और हैं। देखें, ये जो ब्लू कलर में आपको देखने को मिल रहा है, ये तीसरा लोब, ये तीसरा लोब है, और इस पर्टिकुलर लोब का नाम है कॉडेट लोब। इट इज द कॉडेट लोब। उसके अलावा ये चौथा लोब है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, इट इज द क्वाड्रेट। इसका नाम है क्वाड्रेट। तो देखें, यहां पर अपन लीवर को डिवाइड करें, सुपीरियर सरफेस से देखने पर इसके 2 लोब आपको देखने को मिलेंगे, और इंफीरियर सरफेस से आप देखेंगे तो इसके 4 लोब आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होंगे 4 लोब? नंबर 1 लेफ्ट, राइट, कॉडेट और क्वाड्रेट। इज दैट क्लियर? तो अलग अलग व्यू से देखने पर अलग अलग
डिवीजन अपन को देखने को मिल रहा है। सुपीरियर से देखने पर लीवर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब और इंफीरियर सरफेस से देखने पर लीवर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब। चारों लोब के नाम कौन कौन से हो गए? राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए लोब्स ऑफ लीवर, ये हो गए लोब्स ऑफ लीवर। ये पहला पोर्शन कंप्लीट होता है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इसको टोटल 5 से 6 पोर्शन में पढ़ने वाले हैं अपन। पहला पोर्शन हो गया एक्सटर्नल फीचर ऑफ लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। इसकी लोकेशन राइट अपर क्वाड्रेंट में होती है, या 9 क्वाड्रेंट में अपन बात करें तो मैक्सिमम हिस्सा इसका एपिगैस्ट्रिक रीजन को ऑक्यूपाई करता है। लीवर वेज शेप का होता है। लीवर की 5 सरफेस होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल। सुपीरियर सरफेस से देखें तो लीवर में 2 लोब पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट, जिनमें राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। यदि इसको इंफीरियर से देखा जाए, इंफीरियर सरफेस से देखा जाए, तो यहां अपन बात करेंगे यूजुअल तौर पर इंफीरियर सरफेस में 4 लोब होंगे, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। इज दैट क्लियर? तो ये पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ, एक्सटर्नल फीचर ऑफ लीवर, एक्सटर्नल फीचर ऑफ लीवर। इसके बाद दूसरे पोर्शन के बारे में चर्चा करें अपन। पोर्शन नंबर 2, लीवर की इंफीरियर सरफेस पर पाई जाने वाली एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या बाइल का निर्माण होता है? नहीं होता, केवल और केवल बाइल का स्टोरेज होता है। ये लीवर के 2 लोब हैं, राइट और लेफ्ट। इसका जो राइट लोब होता है उसकी नीचे वाली सरफेस पर, नीचे वाली सरफेस पर, नीचे वाली सरफेस बोले तो कौन सी? इंफीरियर सरफेस। कौन से लोब की इंफीरियर सरफेस? राइट लोब। राइट लोब की इंफीरियर सरफेस पर एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। यह स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर किसी भी हाल में बाइल का निर्माण नहीं करती। यह केवल और केवल बाइल को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को नाम देते हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के बारे में अपन डिस्कस करें तो ये बोलना चाहेंगे, इट इज ए स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अपॉन द कहां पर पाई जाती है? ये फाउंड अपॉन द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब। क्या यह बाइल का निर्माण करती है? नहीं। क्या इससे बाइल के बाहर जाने के लिए कोई डक्ट अराइज होती है? आंसर है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इससे निकलती है। जब लीवर बाइल का निर्माण करता है तो यहां से बाइल निकलता है, आगे सीबीटी तक पहुंचता है, बट स्फिंक्टर ऑफ ओडाई एम्पुला ऑफ वेटर को बंद रखती है, तो वहां से बाइल वापस से रिफ्लेक्स आकर इस गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। गॉल ब्लैडर में यह स्टोर रहता है। गॉल ब्लैडर के अंदर वाली सरफेस इससे वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का मतलब है अब जो बाइल इससे सीक्रेट होगा वो लीवर से सीक्रेट होने वाले बाइल की तुलना में ज्यादा विस्कस होगा। बोले तो ज्यादा कंसंट्रेट कर दिया इसको। तो गॉल ब्लैडर जो पाया जाता है यह कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है? तो इसका पहला फंक्शन तो हो गया स्टोरेज ऑफ बाइल। द गॉल ब्लैडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ बाइल। यह बाइल का स्टोरेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी कैपेसिटी होती है 30 से 50 ml, जिसकी कैपेसिटी होती है 30 से 50 ml।
दूसरा इसका काम होता है इसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन करना, और वाटर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से इसमें से सीक्रेट होने वाला बाइल ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। तो दूसरा इसका काम होता है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। अगला इसका काम होता है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, या गॉल ब्लैडर का डिस्क्रिप्शन जाने अपन। इट इज ए स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर which are found upon the inferior surface of right lobe of liver. The cystic duct has been arise from gallbladder which carry the bile from gallbladder. What are the function of gallbladder? It is responsible for the storage of bile, not the synthesis of bile. The storage capacity of gallbladder is 30 to 50 ml. And what are the second function of gallbladder? It is responsible to absorb the water from the bile, so it makes it concentrate. So it is responsible for the concentration of bile. तो पहला पोर्शन एक्सटर्नल फीचर ऑफ लीवर, दूसरा पोर्शन गॉल ब्लैडर हो गया। उसके बाद अगले पोर्शन के बारे में अपन बात करें, इसका नाम है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। इस पोर्शन का नाम है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। बताओ सभी के दिमाग में आंसर आ रहा होगा, क्या पढ़ना चाहोगे इसमें? शायद सोच रहे हो वही जो कई बार रिपीट किया है अपन ने, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। लिख दिया जाए आंसर। तो इसका आंसर है, बताओ क्या पढ़ लिया? बताओ पढ़ाने की आवश्यकता है क्या? टोटली अपन ने पढ़ लिया, फिर भी दोबारा से देख लें आप एक बार। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, राइट लोब से निकलने वाली राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से निकलने वाली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। देखो यहां पर बन गई कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट ने गॉल ब्लैडर से निकलने वाली सिस्टिक डक्ट को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके ये बन गई सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ने आगे चलकर पेनक्रिएटिक डक्ट को ज्वाइन कर लिया। ये बन गई कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। और इसका अगला वाला हिस्सा वाइड है जिसको एम्पुला ऑफ वेटर बोल रहे हैं। कहां पर ओपन हो गई ये? ड्यूडिनम में। तो यही पढ़ा था अपन ने पहले जब इंट्रोडक्शन में डिस्कशन हुआ था, और साथ में इसका इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ा दिया था मैंने आपको, दैट इज ईआरसीपी। दैट इज ईआरसीपी। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम अपन ने पढ़ ही लिया, तो इसका आंसर लिख दिया है अपन ने, पढ़ लिया। अगले पॉइंट पर आए आप। आर्टीरियल सप्लाई बोले तो पोर्शन नंबर 4, आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ लीवर। बताएं, वैसे तो इसका भी आंसर यही है। बताओ, ब्लड सप्लाई ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डील हो गया, फिर भी इसको वापस से बता दिया जाए आपको। देखें, हार्ट से निकलती है अयोर्टा, हार्ट से निकलती है अयोर्टा, और जब ये अयोर्टा एब्डोमिनल अयोर्टा में कन्वर्ट होती है तो यहां से निकलता है सीलियक ट्रंक, और सीलियक ट्रंक से जो ब्रांच एराइज होती है उस पर्टिकुलर ब्रांच को अपन ने नाम दिया था हेपेटिक आर्टरी। पर्टिकुलर ब्रांच को अपन ने नाम दिया था हेपेटिक आर्टरी। तो यहां अपन बात करें, लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है? लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है? क्या आंसर देना चाहेंगे आप? लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल का नाम है हेपेटिक आर्टरी। कहां से एराइज हो रही है हेपेटिक आर्टरी? आंसर है सीलियक ट्रंक से।
आंसर है सीलियक ट्रंक से एराइज हो रही है। अच्छा, सीलियक ट्रंक कहां से एराइज हो रहा है? एब्डोमिनल अयोर्टा। कहां से एराइज हो रहा है? एब्डोमिनल अयोर्टा। बोले तो सीलियक ट्रंक, एब्डोमिनल अयोर्टा से सीलियक ट्रंक निकला, सीलियक ट्रंक से हेपेटिक आर्टरी निकली और हेपेटिक आर्टरी से लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया। इसके अलावा और अपन बात करें, देखें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अलावा यहां पेनक्रियाज और स्प्लीन। यहां की जो वीनस ड्रेनेज है पहले उसकी बात कर लें अपन। यहां से निकलेगी गैस्ट्रिक वेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्प्लीन से और पेनक्रियाज से निकलेगी स्प्लीनिक वेन। यहां से निकलेगी सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। लार्ज इंटेस्टाइन से निकलेगी इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। और ये सारी की सारी वेन आपस में मिल जाएंगी और आपस में मिलकर बना लेती हैं पोर्टल वेन। आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहां पर ओपन हो जाएगी? लीवर में। आंसर क्या है? कहां पर ओपन हो जाएगी? लीवर में। तो देखो अभी अभी ब्लड सप्लाई बताई, अभी अभी ब्लड सप्लाई बताई, इससे आप समझ पा रहे हैं कि लीवर को दो तरह का ब्लड सप्लाई होता है। लीवर को दो तरह का ब्लड सप्लाई होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सप्लाई होता है हेपेटिक आर्टरी के द्वारा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है पोर्टल वेन के द्वारा। इसका मतलब है लीवर में शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह का ब्लड मिक्स होता होगा। लीवर में शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह का ब्लड मिक्स होता होगा। इनका अनुपात भी 1:6 होता है। हेपेटिक आर्टरी यदि 1 गुना ब्लड ला रही है तो पोर्टल वेन 6 गुना ब्लड इसमें सप्लाई करती है। तो सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लीवर में जाता है, तब जाकर इंफीरियर वीना कावा में जाता है। तो पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी ये दोनों ब्लड लेकर आई, एक शुद्ध ब्लड लेकर आई, एक अशुद्ध ब्लड लेकर आई, दोनों मिक्स हो गया। अब ये जो ब्लड वापस जाने वाला है, अब यहां से जो अशुद्ध ब्लड वापस जाने वाला है उसके लिए यहां से एराइज होती हैं, हर लोबुल से एराइज होती हैं छोटी छोटी वेन जिनका नाम है सेंट्रल वेन। और यह सेंट्रल वेन आगे चलकर बना लेती हैं हेपेटिक वेन। यह सेंट्रल वेन आगे चलकर क्या बना लेंगी? हेपेटिक वेन। और यह हेपेटिक वेन ओपन हो जाएगी इंफीरियर वीना कावा। कहां ओपन हो जाएगी? इंफीरियर वीना कावा में। तो इट इज द आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज ऑफ लीवर। आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज ऑफ लीवर। शायद समझ गए कि लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है? हेपेटिक आर्टरी से। हेपेटिक आर्टरी कहां से आ रही है? सीलियक ट्रंक से। सीलियक ट्रंक एब्डोमिनल अयोर्टा से। सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेन में पुट डाउन हो रहा है? पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन कहां खुल रही है? लीवर में। तो लीवर में शुद्ध अशुद्ध दोनों तरह का ब्लड आता होगा, मिक्स होता होगा। फिर जो बचा हुआ अशुद्ध ब्लड है वो सारा का सारा हेपेटिक वेन से कैरी होता है। और हेपेटिक वेन से कहां पर ओपन होती है? हेपेटिक वेन दैट ओपन इनटू द इंफीरियर वीना कावा। तो दैट इज द आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज। आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज ऑफ लीवर। समझ सकते हैं आप इसको? यही चीज है जो बताई है मैंने। देखो गौर करो, ये एब्डोमिनल अयोर्टा, ये एब्डोमिनल अयोर्टा, ये हेपेटिक आर्टरी, सीलियक ट्रंक, ये हेपेटिक आर्टरी, ये एंटर हो गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया। एब्डोमिनल अयोर्टा, हेपेटिक आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया। उसके बाद देखें स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन, स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन, इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, ये मिलकर बन गई पोर्टल वेन। ये डीऑक्सीजनेटेड सप्लाई हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया। दो तरह का ब्लड सप्लाई हो गया। अब यहां पर दोनों तरह का ब्लड मिक्स हुआ। अब यहां से जो वेन निकलती है उसका नाम है हेपेटिक वेन। देखो आप यहां, ये हेपेटिक वेन हो गई,
ये हेपेटिक वेन ये सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी और ये कहां पर ओपन हो जाएगी? इंफीरियर वीना कावा। कहां पर ओपन हो जाएगी? इंफीरियर वीना कावा में। तो दैट इज द आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ लीवर। इससे समझ लें आप, देखें हार्ट यहां से निकल रही है एब्डोमिनल अयोर्टा, एब्डोमिनल अयोर्टा से ये है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी ने कहां सप्लाई कर दिया? लीवर में। लीवर से निकल रही है हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन कहां खुल रही है? इंफीरियर वीना कावा में। इंफीरियर वीना कावा कहां ओपन हो रही है? हार्ट में। लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड चला गया, बट लीवर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है जिसकी मात्रा ऑक्सीजनेटेड से ज्यादा होती है। तो देखें यहां से स्प्लीनिक वेन, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, ये सारी मिलकर बना लेती हैं पोर्टल वेन। और यह पोर्टल वेन भी लीवर में ओपन होती है। तो लीवर में दो तरह का ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। तो दैट इज द आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ लीवर। अब जो अगला पोर्शन अपन पढ़ने वाले हैं उस पोर्शन का नाम है, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया क्या? आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। पांचवा पोर्शन की अपन बात करें, दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। पोर्शन नंबर 5 हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। देखें लीवर की हिस्टोलॉजी में कौन कौन से पार्ट हैं। ये मान के चलें लीवर है, इसके अंदर कौन कौन सी ट्यूब एंटर कर रही है? पहली ट्यूब हेपेटिक आर्टरी एंटर कर रही है। देखो ये हेपेटिक आर्टरी एंटर कर रही है। ट्यूब नंबर 2 पोर्टल वेन, ट्यूब नंबर 2 पोर्टल वेन ये भी एंटर कर रही है। कौन कौन सी ट्यूब इससे बाहर निकल रही हैं? कौन कौन सी ट्यूब इससे बाहर निकल रही हैं? ये कौन सी? बाइल डक्ट। कौन सी हो गई? ये बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के अलावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए हेपेटिक वेन। कौन सी हो गई? हेपेटिक वेन। टोटल लीवर में अपन बात करें कौन कौन सी ट्यूब एंटर हो रही हैं? हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। कौन सी बाहर निकल रही हैं? हेपेटिक वेन और बाइल डक्ट। अच्छा, लीवर में दो तरह का ब्लड आ रहा है, शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड। ये दोनों मिक्स होता होगा तो लीवर में कुछ खाली जगह भी पाई जाती होंगी जहां पर शुद्ध और अशुद्ध ब्लड मिक्स होता होगा। तो दो ट्यूब तो अंदर आ रही हैं और दो ट्यूब बाहर निकल रही हैं। दो ट्यूब अंदर आ रही हैं और दो ट्यूब बाहर निकल रही हैं। अब यदि लीवर को छोटे छोटे क्रॉस सेक्शनल इमेज में आप बांटें, क्रॉस सेक्शनल इमेज के अंदर आप बांटें, तो लीवर में होते हैं लोब और लोब के अंदर होते हैं लोबुल्स। लीवर में होते हैं लोब और लोब के अंदर होते हैं लोबुल्स। तो एक लोबुल्स को निकालें, यदि अपन एक लोबुल्स को निकालें, इसको निकालें और इसका क्रॉस सेक्शनल एग्जामिनेशन करें माइक्रोस्कोप के द्वारा, इस एक लोबुल का क्रॉस सेक्शनल एग्जामिनेशन करें तो खाली जगह भी मिलेंगी इसमें जहां शुद्ध और अशुद्ध ब्लड मिक्स होता होगा। साथ में यहां पर एक ब्रांच हेपेटिक आर्टरी की मिलेगी, एक पोर्टल वेन की मिलेगी, एक हेपेटिक वेन की मिलेगी और एक बाइल डक्ट की भी ब्रांच मिलेंगी। तो टोटल 4 ब्रांच अपन को ढूंढनी है। तो हिस्टोलॉजी के अंदर क्या आएगा उस एक लोबुल की स्ट्रक्चर में, उसको देख लें आप। एक लोबुल की स्ट्रक्चर इस तरीके से हो, एक लोबुल की स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी। देखें ये लीवर को बनाने वाली सेल है, ये लीवर को बनाने वाली सेल है। ये एक प्लेट के रूप में अरेंज है। तो ये जो लीवर को बनाने वाली सेल है, एक लोबुल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन, इन पर्टिकुलर सेल का नाम है हेपेटोसाइट।
इन पर्टिकुलर सेल का नाम है हेपेटोसाइट। तो लीवर मेनली कौन सी सेल से मिलकर बना होता है? आंसर है हेपेटोसाइट। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये इस तरीके से प्लेट के रूप में अरेंज होती हैं। इन प्लेट का नाम है हेपेटिक प्लेट। इन प्लेट का नाम है हेपेटिक प्लेट। लीवर को बनाने वाली मेन सेल दैट इज द हेपेटोसाइट, यह एक प्लेट के रूप में अरेंज है जिसका नाम है हेपेटिक प्लेट। यह लीवर में खाली जगह है, ये देखो ये खाली जगह है, यहां पर शुद्ध और अशुद्ध ब्लड मिक्स होता है और इन खाली जगह को नाम देते हैं अपन साइनोसॉइड्स। लीवर में वह खाली जगह जहां पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह का ब्लड मिक्स होता है, दीज आर द साइनोसॉइड्स। उसके अलावा एक लोबुल्स के अंदर जो अभी अपन डील कर रहे थे, एक लोबुल्स के अंदर 4 अपन को ब्रांच मिलनी चाहिए, 2 तो एंटर होने वाली, 2 बाहर निकलने वाली। तो देखो एक साइनोसॉइड्स चारों तरफ से इन 3 ब्रांचों से घिरा हुआ है। 3 ब्रांचें जो शायद आपको डायग्राम में शो हो रही हैं, इसका नाम है पोर्टल ट्राइड। देखो ये साइनोसॉइड को घेरा हुआ, खाली जगह को घेरा हुआ है, ये इसका नाम है पोर्टल ट्राइड। क्या नाम है? पोर्टल ट्राइड। इस पोर्टल ट्राइड में एक जो ब्रांच है वो तो है ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। एक ब्रांच कौन सी है? ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। एक है ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, और एक है ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। यानी गौर करो आप इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में साइनोसॉइड इस स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है जिसमें 3 चीजें हैं और इस वजह से इसको बोल रहे हैं अपन पोर्टल ट्राइड। क्या बोल रहे हैं अपन? पोर्टल ट्राइड। तो देखो 3 चीजें तो यहां मिल गई। अब यहां साइनोसॉइड में जब शुद्ध और अशुद्ध ब्लड आपस में मिक्स होगा तो जो बचा हुआ ब्लड होगा जिसको वापस जाना है, यह यहां सेंट्रल में आएगा। सारे साइनोसॉइड से सेंट्रल में आएगा और ये सेंट्रल में जो वेन है इसका नाम है सेंट्रल वेन। क्या नाम है? सेंट्रल वेन। और जितने भी लोबूल हैं, जितने भी लोबूल्स हैं, उन सब की सेंट्रल वेन आपस में मिलकर बना लेंगी हेपेटिक वेन। क्या बना लेंगी? हेपेटिक वेन। तो ये हेपेटिक वेन यहां लास्ट में बनी है, ये सेंट्रल में पाई जाती है। अब देखें, गौर करें आप, यहां 4 चीजें ढूंढनी थी। एक लोबुल्स में चारों चीजें आपको ढूंढनी है और चारों चीजें आपको मिल चुकी हैं। देख लो चारों चीजें। पोर्टल ट्राइड में कौन कौन सी हैं? बाइल डक्ट की ब्रांच है, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, पोर्टल वेन की ब्रांच है। सेंट्रल में कौन सी वेन है? सेंट्रल वेन, जो आगे चलकर क्या बनाएगी? हेपेटिक वेन। तो देखो चारों चीजें मिल गई आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि लीवर की हिस्टोलॉजी के अंतर्गत पोर्टल ट्राइड में कौन सी ब्रांच शामिल नहीं है? पोर्टल ट्राइड में कौन सी ब्रांच शामिल नहीं है? बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी या हेपेटिक वेन। तो देखो ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। क्या बना रही है आगे चलकर? ये हेपेटिक वेन। पोर्टल ट्राइड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर सम्मिलित हैं? आंसर बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। तो दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। यहां क्या पढ़ाया मैंने आपको? फिर से गौर करें आप, क्या चीज पढ़ाई हिस्टोलॉजी में? लीवर बनाने वाली सेल, लीवर बनाने वाली सेल, इनका नाम है हेपेटोसाइट। लीवर बनाने वाली सेल का क्या नाम है? हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। यह एक प्लेट के रूप में अरेंज हैं, इसको नाम देते हैं हेपेटिक प्लेट। ये इसमें खाली जगह जो येलो कलर में दिख रही हैं, यहां शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह का ब्लड मिक्स होता है, इसका नाम है साइनोसॉइड्स। हर तरह
तरफ से साइनोसॉइड्स इस ट्रायड से घिरा हुआ है। इस ट्रायड में 3 स्ट्रक्चर हैं। इस सबसे पहले इस ट्रायड का नाम है पोर्टल ट्रायड, और पोर्टल ट्रायड में शामिल होने वाली स्ट्रक्चर देखो, हेपेटिक बाइल डक्ट, उसके अलावा हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच और पोर्टल वेन की ब्रांच। तो 3 तो यहां पर ट्यूब मिल गई, चौथी ट्यूब और थी। तो यहां पर जब शुद्ध और अशुद्ध ब्लड आपस में मिक्स होता है तो बचा हुआ अशुद्ध ब्लड इस वेन में जाता है, और इस वेन का नाम है सेंट्रल वेन। और सेंट्रल वेन आगे चलकर क्या बनाने वाली है? हेपेटिक वेन। क्या बनाने वाली है? हेपेटिक वेन। और हेपेटिक वेन कहां पर ओपन हो जाएगी? आंसर है इंफीरियर वीना कावा। कहां पर ओपन हो जाएगी? आंसर है इंफीरियर वीना कावा। इज दैट क्लियर? तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। लीवर बनाने वाली सेल का नाम बता दो। आंसर, लीवर को बनाने वाली मेजर यूनिट हेपेटोसाइट। कौन सी स्ट्रक्चर पोर्टल ट्रायड में शामिल नहीं है? आंसर है हेपेटिक वेन। कौन सी शामिल है? बाइल डक्ट की ब्रांच, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच और पोर्टल वेन की ब्रांच। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। आई थिंक ये पांचों के पांचों पोर्शन आपको समझ में आ गए। तो ये लीवर को डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया, पांचों पोर्शनों का अध्ययन करा दिया। तो ये लीवर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल पार्ट हो गया। अब अपन को डिस्कस करना है कि लीवर से क्या सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर से क्या सीक्रेट होता है। तो आंसर है बाइल का सीक्रेशन होता है। अब बाइल क्या क्या काम करता है वो अपन को डिस्कस करना है। तो क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? यदि इसको समराइज कराया जाए, यहां से शुरू हुआ था लेक्चर, रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। पहला फेज सिफेलिक फेज, जो अंडर नर्वस कंट्रोल होता है। 2 तरह के रिफ्लेक्स, फूड इज इन माउथ, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, फूड इज नॉट इन माउथ, दैट इज द कंडीशनल रिफ्लेक्स। उसके अलावा नेक्स्ट गैस्ट्रिक फेज, यह हार्मोनल कंट्रोल में काम करेगा। इसका मतलब है फूड इज इन स्टोमक, पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेशन अकर बाय द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन की वजह से होगा। तीसरा फेज इंटेस्टाइनल फेज, मैक्सिमम सीक्रेशन होगा। इसका मतलब है फूड इज इन इंटेस्टाइन, मैक्सिमम पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेशन अकर बाय द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रीन हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। इन तीनों हार्मोन किससे मेनली रिलेटेड हैं ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद अपन ने लीवर स्टार्ट किया था। लीवर को 5 अलग अलग पोर्शन में तोड़कर मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहला पोर्शन लीवर के एक्सटर्नल फीचर। देखें आप, एक्सटर्नल फीचर में लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसका वजन 1.5 किलो होता है। यह राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर सिचुएटेड होता है। इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। राइट अपर क्वाड्रेंट में सिचुएटेड होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट में सिचुएटेड होता है। कौन से एरिया को मैक्सिमम ऑक्यूपाई करता है? अगर 9 के हिसाब से आ जाए तो आंसर है एपिगैस्ट्रियम को ऑक्यूपाई करता है। तो ये मेन इसमें आंसर देना है। इसके बाद अपन ने एक्सटर्नल फीचर में लीवर की 2 लोब होते हैं, 5 सरफेस होती हैं, राइट और लेफ्ट लोब होते हैं, लिगामेंटम टेरिस से बटे होते हैं। 4 लोब पाए जाते हैं जब इंफीरियर सरफेस से देखा जाता है। राइट लोब इज मच लार्जर देन लेफ्ट लोब। ये लोब का डायग्राम आपको दिखा दिया। सुपीरियर सरफेस से देख रहे हैं तो 2 और इंफीरियर से देख रहे हैं तो 4। इसमें कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब भी शामिल हो जाते हैं। इसके बाद पोर्शन नंबर 2 गॉल ब्लैडर। देख लें गॉल ब्लैडर को आप, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये लीवर की इंफीरियर सरफेस पर है, लीवर की इंफीरियर सरफेस पर है। ये इससे डक्ट निकल रही है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। तो यहां पर गॉल ब्लैडर में बताया, गॉल ब्लैडर इज द स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर which are found upon the inferior surface of right lobe of liver. What are the function storage of bile? The capacity of gallbladder is 30 to 50 ml. What is the main function of gallbladder? Concentration of bile
इसकी अंदर वाली दीवार बाइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, जिससे बाइल मोर कंसंट्रेट हो जाता है। तो ये दूसरा पोर्शन, पहला एक्सटर्नल फीचर ऑफ लीवर, दूसरा गॉल ब्लैडर, तीसरा पोर्शन आर्टीरियल एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ लीवर। आर्टीरियल एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ लीवर, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन, इनका डिस्क्रिप्शन आपको इन्हीं डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। उसके बाद पोर्शन नंबर 4 एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, जिसको मैं इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा चुका हूं। पोर्शन नंबर 5 हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर में लीवर बनाने वाली मेन सेल दैट आर द हेपेटोसाइट, खाली जगह जहां पर शुद्ध और अशुद्ध ब्लड मिलता है साइनोसॉइड, यहीं पर लीवर में इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल होती हैं, लार्ज मैक्रोफेज भी होती हैं। इन लार्ज मैक्रोफेज का नाम है कुफर सेल। इन लार्ज मैक्रोफेज का नाम होता है कुफर सेल, यह भी पाई जाती हैं। कौन सी स्ट्रक्चर पोर्टल ट्रायड में शामिल नहीं है? आंसर देना है हेपेटिक वेन। सेंट्रल वेन आगे चल के क्या बनाएगी? हेपेटिक वेन। तो पोर्टल ट्रायड में 3 स्ट्रक्चर शामिल है, बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन। शामिल कौन सी नहीं है? आंसर है हेपेटिक वेन। तो दैट इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अब अपन को डिस्कस करना है लीवर और गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होने वाला जूस, और उस पर्टिकुलर जूस का नाम है बाइल। चूंकि टाइम हैज ओवर, तो बाइल और उसके कंपोजिशन को अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।